दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के मामले में लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसकी दोनों पक्ष चाहे जैसी व्याख्या करें, इस फैसले से यथास्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। चूँकि इस फैसले का एकनाथ शिंदे सरकार पर कोई असर नहीं, इसलिए उसका अकादमिक महत्व ही है। सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल की ओर से तब के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बहुमत परीक्षण के लिए आदेश देना सही नहीं था। राज्यपाल के फैसले को गलत ठहराए जाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से उद्धव ठाकरे को इसलिए कोई राहत नहीं मिल सकी क्योंकि उन्होंने बहुमत परीक्षण का सामना करने के बजाय त्यागपत्र देना पसंद किया था। उनके त्यागपत्र देने के बाद राज्यपाल ने शिवसेना के विद्रोही नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के इस फैसले को सही माना। स्पष्ट है कि उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कुछ हाथ नहीं लगा। उन्हें त्यागपत्र देने के अपने फैसले पर स्थिति के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। उन्हें खुद के साथ अपने सलाहकारों को दोष देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का निष्कर्ष कुछ भी हो, उद्धव ठाकरे ने त्यागपत्र देकर यही उजागर किया था कि उनके पास बहुमत नहीं है। स्पष्ट है कि यदि राज्यपाल का फैसला गलत था तो मुख्यमंत्री का भी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया कि केवल पार्टी के अंदर असंतोष के कारण राज्यपाल की ओर से संबंधित सरकार को यह कहना उचित नहीं कि वह विश्वास मत हासिल करे। इस निष्कर्ष के बाद यह तय है कि अब कोई भी सत्ताधारी दल अपने तमाम विधायकों की बगावत के बाद भी सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। प्रश्न यह है कि उस स्थिति में क्या होगा जब किसी सत्ताधारी दल के 2/3 विधायक बगावत करके अपनी ही सरकार को अल्पमत में ला दें। अच्छा होता कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता कि ऐसी किसी स्थिति में राज्यपाल को क्या करना चाहिए। क्या उसे अल्पमत सरकार को सत्ता में बने रहने देना चाहिए। साफ है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जहां कुछ सवालों का जवाब देने वाला है, वही कुछ अन्य सवालों को जन्म देने वाला भी। इस पर हैरानी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे नैतिकता के आधार पर एकनाथ शिंदे से त्यागपत्र मांग रहे हैं, लेकिन यह उन्हें भी पता होगा कि ऐसा नहीं होने जा रहा है। उन्हें एकनाथ शिंदे से नैतिकता की अपेक्षा करने के बजाय इस पर विचार करना चाहिए कि स्वयं उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के बाद उससे नाता तोड़कर विरोधी दलों संग सरकार बनाकर कितना नैतिक कार्य किया था।
प्रदेश के खेतों में पुआल जैसे फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में तमाम कोशिशों के बावजूद कमी नहीं आ रही है। ऐसे किसानों पर कार्रवाई के बाद भी खेतों में पुआल व डंठल जलाए जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने इसे रोकने के लिए काफ़ी कड़े नियम बनाए हैं। खेतों में फसल अवशेष जलाने वाले ऐसे किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाता है। इसे रोकने की जिम्मेदारी कृषि अधिकारियों, किसान सलाहकारों व समन्वयकों को दी गई है। ये निगरानी भी कर रहे हैं। यही कारण है कि 1 अप्रैल 2023 तक ऐसे करीब 6,500 किसानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। दरअसल किसान जब कंबाइन हार्वेस्टर से फसल की कटाई करते हैं तो अधिक अवशेष जमा होने के कारण उसे जमा करने में ज़्यादा मजदूरी लगने की वजह से उसे खेत में ही जला देना श्रेयस्कर समझते हैं। जानकारों के अनुसार 1 टन पुआल जलाने पर करीब 1500 किलो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है, जो बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषण का कारण बनता है। खेतों में इसे जलाने से मिट्टी का तापमान बढ़ता है, साथ ही इसके पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। अंततः इसकी उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। इसीलिए ज़रूरत है ऐसी नीति बनाने की जिससे फसल अवशेष का सदुपयोग किया जा सके, इनका अधिकतम व्यावसायिक उपयोग हो सके, यथा एथेनॉल या बायोगैस प्लांट की स्थापना या पुआल व भूसे से कप प्लेट बनाने या अन्य वस्तुओं के लिए संबंधित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। ऐसे उद्योगों की स्थापना होने से एक तरफ जहां किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचेगा, वहीं खेतों में अवशेषों को जलाने की समस्या से भी काफ़ी हद तक मुक्ति मिल सकेगी। स्टॉप।